चैप्टर नंबर 13 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जब हमने सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब वर्ड है जी सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक पॉपुलेशन होगी, आपके पास एक पॉपुलेशन होगी, उसमें से आप सैंपल निकालेंगे। अब जहां से आप कुछ लोग निकाल रहे होंगे जिनके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन देंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर आप उसका रिजल्ट देंगे, तो वो वाले जो आप चंद लोग निकालेंगे वो कहलाएंगे आपके सैंपल। और वो जो सैंपल जहां से आप निकालेंगे या वो जो चंद लोग आप निकालेंगे वो जिस ग्रुप से निकालेंगे वो क्या कहला रहा होगा? पॉपुलेशन कहला रहा होगा। अगर तो आप एक ग्रुप में से चंद लोगों को निकाल के उनके ऊपर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका रिजल्ट दे देते हैं, जो उनका रिजल्ट होगा आप कहेंगे कि यही सारी पॉपुलेशन का रिजल्ट है, तो ये जो आप काम कर रहे होंगे ये काम क्या कहलाएगा? सैंपलिंग कहलाएगा। लेकिन इसका दूसरा पार्ट इसी चैप्टर का ये है कि अगर आप सैंपल से पूरे पॉपुलेशन मीन का आंसर देंगे कि चंद एक लोगों को पकड़े, फिर आप बता दें कि अच्छा अगर ये ऐसे हैं तो ये सारे ही ऐसे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एस्टिमेशन। ये आपका क्या कहलाएगा? एस्टिमेशन, अंदाजा लगाना कि अच्छा ये सैंपल है, अगर ये सैंपल ऐसा है तो पूरी पॉपुलेशन ही ऐसी है, तो ये क्या है जी? ये एस्टिमेशन। लेकिन अगर पॉपुलेशन से सैंपल निकाला जाएगा तो सैंपलिंग, और अगर सैंपल से रिजल्ट दिया जाएगा पॉपुलेशन का तो वो क्या कहलाएगी? एस्टिमेशन। तो ये चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सैंपलिंग और एक एस्टिमेशन। अब सैंपलिंग जो है, अब सबसे पहले इसकी कुछ टाइप्स हैं सैंपलिंग की, लेकिन उनकी स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उन्हें आप रीड कर लीजिएगा डायग्राम के साथ और एग्जांपल्स के साथ। वो मैंने बताई हुई है कि सैंपलिंग कौन सी होगी। रैंडम है सैंपलिंग, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है। वो मैंने आपको स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो एक दफा रीड कर लीजिए। अब इस चैप्टर में कुछ सिंबल्स हैं जो कि याद होना या आप लोगों को पता होना ज्यादा जरूरी है। सैंपल और पॉपुलेशन। अब सैंपल का जो सिंबल होगा और पॉपुलेशन का जो सिंबल होगा, वो सिंबल से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सैंपल है और ये पॉपुलेशन है। और ये ही चैप्टर नंबर 13 के सिंबल चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 में यूज हो रहे होंगे, मतलब इससे ऑनवर्ड जितने भी हैं उसमें भी यूज हो रहे होंगे। और अब इससे पिछले जो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर नंबर 10 था, अगर आप वहां पर भी देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा अगर ये मीन निकाला था तो ये मीन पॉपुलेशन का मीन था या ये सैंपल का मीन था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था ये सैंपल का था या पॉपुलेशन का था, अगर वेरिएंस निकाला है तो ये पॉपुलेशन का था या स्टैंडर्ड डेविएशन का था। अब अगर बात करें हम साइज की, तो सैंपल के साइज को डिनोट करेंगे हम स्मॉल एन से और पॉपुलेशन के साइज को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। अब याद करें चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन था इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे, तो वो फिर किसका सैंपल साइज हुआ? सैंपल का। वो साइज फिर किसका, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसकी हुई? सैंपल की। वो किसी एक पॉपुलेशन से ली गई होंगी। तो ये जो स्मॉल एन है ये सैंपल के साइज को रिप्रेजेंट करता है, और जो कैपिटल एन है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? पॉपुलेशन के साइज को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मीन की, तो जो मीन है, मीन ऑफ सैंपल एक्स बार से रिप्रेजेंट होता है। दोबारा से चैप्टर नंबर 8 को रिकॉल करें तो उसमें भी क्या होता था? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर स्मॉल एन, यानी कि तमाम ऑब्जर्वेशन को उनका सम कर दें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। तो फिर ये मीन किसका होता था?
मीन ऑफ सैंपल होता था। अगर हमने पॉपुलेशन का मीन लेना है तो भाई वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। और ये म्यू हम चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ के आ चुके हैं। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने लगे थे तो जी स्कोर की वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसे हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था। अब अगर बात करें इसमें वेरिएंस की, तो चैप्टर नंबर 8 में वेरिएंस को, और चैप्टर नंबर आपने याद हो तो 10 में, यानी कि जब आप पढ़ रहे थे कोवेरिएंस, तब भी आपने उसे किससे रिप्रेजेंट किया था, एस स्क्वायर से किया था। और चैप्टर नंबर 8 में भी आपने एस से और एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट उसे किया था। तो ये वेरिएंस जो होगा सैंपल का, उसे एस स्क्वायर से, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो किससे होगा, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैपिटल एस से, यानी कि सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉपुलेशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसके बाद 3 टर्म्स आती हैं जो रिक्वायरमेंट में अक्सर आपको नजर आएंगी। नंबर 1 पे उस टर्म में ये होगा कि वो कहेगा मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो मतलब सबसे पहले आप क्या करें, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें, उस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालें, जो उसका मीन निकला होगा फिर से उसका क्या करके दें, मीन निकाल के दें। सबसे पहले सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें, फिर उसका मीन निकालें, और जो उसका मीन निकला होगा उसका फिर से मीन निकाल के दें। तो वो क्या होगा, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू एक्स बार। उसे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये म्यू एक्स बार, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को। नंबर 2 पे रिक्वायरमेंट में ये आ सकता है कि भाई वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें, उसका मीन निकालें, जो उसका मीन निकला होगा उसका वेरिएंस निकाल के दें। उसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएंस एक्स बार से। अब नंबर 3 पे आ सकता है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, कि आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें, उसका मीन लें, उस मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन लें, तो उसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये कुछ डिनोशन साइन है जिनसे आप इन्हें क्या कर रहे होंगे, डिनोट करेंगे। इस चैप्टर में इन साइन का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर अब अगर एक क्वेश्चन की बात करें, उसमें हम ये देखेंगे भाई ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैसे निकलेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, और ये हम खुद से कोई क्वेश्चन अज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन का साइज है 5। देखिए मैंने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है, पॉपुलेशन का साइज है 5, और मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल से। और इस पॉपुलेशन में नंबर है जी 2, 4, 6, 8 एंड 10, यानी कि ये पॉपुलेशन साइज जो है 5 का है, और पॉपुलेशन के नंबर कौन से, 2, 6, 4, 6, 8 एंड 10। इनमें से मुझे सैंपल साइज चाहिए 2 का, सैंपल साइज चाहिए 2 का। तो मैंने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई इसमें से कोई 2 नंबर का सैंपल उठाऊंगा, वो जो 2 नंबर का सैंपल उठाऊंगा वो विद द हेल्प ऑफ विद रिप्लेसमेंट होगा। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो विद रिप्लेसमेंट से करेंगे या विद आउट रिप्लेसमेंट से करेंगे। तो ये मैं विद रिप्लेसमेंट से कर रहा हूं, मतलब कि एक अगर मैंने 2 का सैंपल उठाया है तो मैं दोबारा भी 2 का सैंपल उठा सकता हूं। तो मैंने 2 सैंपल उठाने हैं और विद रिप्लेसमेंट से मैं उन्हें उठा सकता हूं। तो अब मुझे बताएं, अब इसकी रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन यहां कंप्लीट है
कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज 5 है, ना भी बताता, पॉपुलेशन के नंबर बता दिए 2 4 6 8 10, तो कितनी पॉपुलेशन 5, सैंपल साइज 2 का है, तो विद रिप्लेसमेंट। तो बताएं जी कि इसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप बता दें कि इसका म्यू क्या होगा। अब म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन ऑफ पॉपुलेशन, मीन ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा। दूसरी रिक्वायरमेंट आप बता दें जी इसका स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा। तीसरी रिक्वायरमेंट आप बता दें जी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे जी, मीन की कैलकुलेशन, वो मीन ऑफ पॉपुलेशन की कैलकुलेशन है, पॉपुलेशन का डेटा आपको गिवन है। अब जब मीन निकालेंगे तो भाई मीन का फॉर्मूला समीशन एक्स ओवर एन। अब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 आंसर डिवाइडेड बाय 5, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 आंसर क्या निकला है जी 6। तो मीन का आंसर 6 निकल आया। अब अगर मैंने निकालना है स्टैंडर्ड वेरिएंस, तो भाई वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला जी समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब इसके लिए मुझे एक्स का स्क्वायर लेके उसका समीशन लेना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं जी, एक एक्स बार बना लेते हैं और एक हम क्या कर लेते हैं जी एक्स स्क्वायर। 2 4 6 8 10 ये वैल्यू सी, स्क्वायर लेंगे 4 16 36 64 100, सम बता दें मुझे 220। ये मेरे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं वैल्यूज अगर इसमें पुट कर दूं इसके फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा 220 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6 का स्क्वायर, आंसर आंसर निकला 8। अब इसी का ये आप क्या ले लेंगे जी, स्क्वायर रूट लेंगे या अंडर रूट, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे क्योंकि वेरिएंस का हमेशा से अंडर रूट लिया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में जाने के लिए। तो आप क्या ले लेंगे, अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेके मुझे इसका आंसर बता दें जी 2.8। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आंसर आ गया, वेरिएंस का भी आंसर आ गया और मीन का भी आंसर आ गया, ये तीनों आंसर हमारे पास आ गए हैं जी। अब हमने क्या करना है, ये कैलकुलेशन हमने भाई अगर ये देखें 5 मैंने जो लिखा है स्मॉल एन सैंपल को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल एन पॉपुलेशन को, और ये मैं मीन किसका निकाल रहा हूं, पॉपुलेशन का। मैंने पकड़ी भी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन को काउंट किया तो 1 2 3 4 और 5, तो पॉपुलेशन का साइज कितना बना 5। तो भाई 5 नंबर पॉपुलेशन के ऐड किए और पॉपुलेशन के नंबर्स पे क्या कर दिया डिवाइड, इसीलिए कैपिटल 5 आया है। इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है उसकी, फिर इससे अगली रिक्वायरमेंट उसकी ये हो सकती है कि भाई नंबर 4 पे आप निकाल के दें सैंपलिंग मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी कि अगर इसे मैं लिखूं तो म्यू एक्स बार आपसे मांग रहा है कि क्या होगा। हाँ अभी नहीं, अभी यही अज्यूम करने के आता कुछ भी नहीं है। अब मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है विद रिप्लेसमेंट के साथ है, तो भाई यहां पर कितने सैंपल पॉसिबल बनेंगे। अब पॉपुलेशन है 2 4, अब देखें 2 4 6 8 एंड 10, ये पॉपुलेशन है टोटल। दो दो का सैंपल लेना है और सैंपल विद रिप्लेसमेंट के साथ भी ले सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट के साथ लेना है। तो यहां पर क्या बनेगा 2 2, मतलब दोबारा भी 2 2, दोबारा भी 2 आ सकता है। इसके बाद 2 4 2 6
8 और 2 10। अब ये सैंपल मेरे पास 2 का बन गया है कि भाई 2 में ये पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। थर्ड पार्ट में अगर आपका वेरिएंस निकल आया है, वेरिएंस का आंसर निकला है 8, तो वेरिएंस का आप अंडर रूट लेंगे तो वो आपके पास बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 8 आंसर आया है, तो अगर आप अंडर रूट 8 लेंगे तो जो भी आंसर निकलेगा वो आपका आंसर वेरिएंस का होगा, और वो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में डाटा किसका यूज किया, पॉपुलेशन का। मीन भी पॉपुलेशन का निकाला, वेरिएंस भी पॉपुलेशन के डाटा से निकाला, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने किसके डाटा से निकाला, पॉपुलेशन के। अब हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे हैं। अब इससे जो भी निकलेगा वो किसका होगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। अगला सैंपल 4 का अगर देखें तो क्या बन सकता है, 4 2 4 4 4 6 4 8 4 10। इसके बाद है जी 6 2 6 4 6 और 6 10। इसके बाद अगला 8 8 2 8 4 8 6 8 10। फिर 10 2 10 4 10 6 10 8 10 10। अब ये जो हमने काम किया है ये है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमने काम किया है ये कहलाती है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है मीन। हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे तो कितनी वैल्यूज है जी, दो। दोनों को जमा करें, 4 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो आंसर क्या निकलेगा, 2। ये निकला है जी मीन। ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकला है, मीन। यहां का कितना निकलेगा, 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10। मैंने डाटा इसीलिए इसी हिसाब से लिया था कि मुझे लिखने में आसानी हुई। अब ये मेन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां तक क्या है, सबसे पहले क्या किया, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद उसका क्या निकाल लिया, मीन। ये जो मीन निकला है ये किसका निकला है, ग्रीन कलर में, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन नहीं है, यह है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। अब ये जो इनका मीन निकला है, ये जो इनका ये वाला मीन निकला है, अब आपने क्या करना है, इस मीन का मीन निकालना है। अब इस मीन का क्या करना है, मीन निकालना है। अब इसका मीन निकालने के लिए आप क्या करें, कैलकुलेटर ऑन करें, उसके अंदर ये तमाम वैल्यूज आपने पुट करनी है, क्योंकि हमें इसका मीन भी चाहिए, हमें इसका वेरिएंस भी चाहिए, हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। अब कैलकुलेटर ऑन कर लिया, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। सबसे पहले मोड नंबर 3 नंबर 1, अब x है, इनमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 5 6। इसके बाद 3 4 5 6 7। इसके बाद 4 5 6 7 8। इसके बाद आ जाएगा जी 5 6 7 8 9। फिर आ जाएगा जी 6 7 8 9 और 10। ये तमाम वैल्यूज हमने पुट कर ली, 25 वैल्यूज आ गई। अब एसी प्रेस कर दिया, शिफ्ट 1, नंबर 4, नंबर 4 पे आपको नंबर 2 पे मीन नजर आ रहा है, आप क्या कर देंगे, मीन निकालेंगे। मीन का आंसर कितना निकला, 2 निकला और 6 निकला। अब ये मीन का आंसर कितना निकला, इसका आंसर निकला है 6। अगर ये हमें कह देता कि भाई मुझे कैलकुलेशन मेरी है 5 की, कि मुझे आप निकाल के दें वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ मीन। अब ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का वेरिएंस मांग लेता, यानी कि ये ग्रीन कलर का जो डेटा है इसका वेरिएंस मांग लेता, तो आप उसे किससे रिप्रेजेंट करते? वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इनटू मीन, इससे रिप्रेजेंट करते। अब उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे जी? अगेन कैलकुलेटर डेटा पुट किया है, ऐसी प्रेस करेंगे शिफ्ट 1, नंबर 4, नंबर 3, ये आपको क्या किसका आंसर देगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर देगा। और आपको किसका आंसर चाहिए? वेरिएंस का। तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? अंडर रूट है इसके ऊपर, खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल लेंगे तो आंसर क्या निकल आया? वेरिएंस का आंसर निकला 4। वेरिएंस का आंसर क्या निकला? 4। यहां पर आंसर क्या निकला है जी? मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मीन का आंसर 6। इसके बाद अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, अगर रिक्वायरमेंट आ जाती स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी कि तो फिर आप क्या लेते? फिर आंसर जो आया हुआ है इसका क्या कर लेते? अंडर रूट। आंसर क्या आया? यही बनता है, आंसर निकला 2। अब आपके पास इसका भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन देख लें। कैलकुलेटर पर आपने वैल्यूज पुट की हैं, आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और उसके बाद वेरिएंस ऑफ मीन और उसके बाद आप कैलकुलेट करें जी मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब ये आपके पास आंसर आ गए। अब ये जब पेपर में ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि भाई आपके पास ये पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालें, या वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालें, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालें, या स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालें, तो ये जो मैंने स्टैंडर्ड एरर का वर्ड बोला है बेसिकली स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को ही कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? ये सारी वर्किंग कर रहे होंगे उसके लिए? नहीं, ये सारी वर्किंग आप उसके लिए नहीं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आपके माइंड में होने चाहिए। वो जस्ट हमने प्रूव करने के लिए ये सब कुछ किया है। अब क्या है जी? फॉर्मूला विद रिप्लेसमेंट के नंबर 1 पे अगर केस आपको दे देता है विद रिप्लेसमेंट और आपको कहे कि मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालें, तो आप कहेंगे मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू द मीन ऑफ पॉपुलेशन। जो मीन पॉपुलेशन का निकला, क्योंकि पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करना आसान, डेटा में गिवन होगा, वो 2, 4, 6, 8, 10 ये गिवन था, इसका जो मीन निकाला वो ही मीन आपका मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होगा। अगर आप देखें तो हमने सिंपल कैलकुलेशन भी करके देखा तो हमारा मीन क्या रहा? सेम रहा। यहां से आप उसे टैली करके देख सकते हैं, ये वाला मीन और ये वाला मीन, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और मीन ऑफ पॉपुलेशन, दोनों का आंसर सेम निकला विद रिप्लेसमेंट के केस में। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मीन की जो आप कैलकुलेशन मुझसे इतनी करवाएंगे, ये कैलकुलेशन किए बगैर ही आप क्या करेंगे? सिर्फ पॉपुलेशन को सॉल्व करेंगे, जो उसका मीन निकलेगा वही मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होगा। अच्छा, अगर आपको कह दे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब आपका मीन निकला था 6, तो जो मीन वो है वही इसका आंसर भी होगा, और यही हमारा वहां निकला। दूसरा ये हो सकता है कि उसने आपको क्या बोला? वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है? वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। आप सैंपल साइज से क्या करवा देंगे? डिवाइड करवा देंगे।
अच्छा जी, अब अगर देखें तो हमारे पास आंसर क्या निकला है, हमारे पास आंसर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का क्या निकला है। अगर ऊपर जाएं तो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का आंसर निकला 8, 8 पुट कर दिया। सैंपल साइज कितना था 2 का, सॉल्व किया तो आंसर कितना निकला 4। तो भाई अगर आप ये देखें कि ये आंसर निकला 4, तो क्या हमारा कितना निकला था, वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का 4 निकला था। तो अगर आप ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ना भी बनाए, आप सिर्फ ये करें कि मीन ऑफ पॉपुलेशन निकालें और आप क्या कर, सॉरी, स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन निकालें और उसे डिवाइड करवा दें सैंपल साइज पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। और अगर वो कहते हैं कि आप बताएं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो भाई ऊपर कैलकुलेशन की है, कितना आंसर निकला 2। ये तो प्रॉपर वर्किंग की, क्योंकि सैंपल बनाए, सैंपल का मीन निकाला, फिर उन मीन को कैलकुलेटर में पुट करके हमने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, हमें जस्ट क्या करना है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला, ऊपर आंसर है, कितना निकला 2.82 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज, 2.82 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज डाटा में गिवन है, तो सॉल्व करें 1.9899, तो राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या है 2। तो भाई हमारा इधर भी तो 2 ही निकला था। अब आपको जस्ट क्या करना है, अगर वो विद रिप्लेसमेंट के साथ दे दे और आपसे कैलकुलेशन में कहे कि मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालें, तो आप देखें कि पॉपुलेशन का मीन गिवन है, अगर है तो वही मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है। अगर वो कहते कि भाई वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बताना है, तो आप वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन लेंगे, सैंपल साइज पे डिवाइड करवा देंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहे, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। अगर यही विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता, क्या मतलब विद रिप्लेसमेंट नहीं है, विद आउट रिप्लेसमेंट है, तो फिर क्या ये 2 आता, नहीं, फिर क्या होना था 2 4 2 6 2 8 2 10। अब 2 तो सबके साथ आ गया, क्या दोबारा 2 नहीं कहीं और आना था, नहीं, फिर क्या होना था 4 6, क्योंकि 2 4 वाला पहले ऑलरेडी आ चुका है, 4 4 भी नहीं आना था क्योंकि दोबारा आ नहीं सकता, आगे क्या बनना था 4 6 4 8 4 10। फिर अगला कॉम्बिनेशन 6 2 वाला भी नहीं आ सकता, 6 4 वाला भी और 6 6 वाला भी नहीं आना था, क्या आना था 6 8 और 6 10। उसके बाद ये भी गया, फिर रिमेनिंग कौन सा आ सकता था, सिर्फ ये वाला, और ये वाला तो बनना ही नहीं था क्योंकि 10 बचना था, तो आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनना था। तो रिमेनिंग आपके पास ये जो वैल्यूज बचनी थी, ये, उसके बाद, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ये और ये आपके पास वैल्यूज बचनी थी। अब इनका भी अगर आप आंसर लें, अगर आप इनका भी आंसर लेंगे, तो जो इसके मीन का आंसर निकलेगा, जो इसके मीन का आंसर निकलेगा, वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। इसके फॉर्मूलाज देख लें, ये हम डायरेक्ट करेंगे, और अगर किसी को खुद से करना है तो वो घर से कर सकता है। अगर विद आउट रिप्लेसमेंट आ जाता है, तो आपको जस्ट क्या करना है, आपने यही करना है कि विद आउट रिप्लेसमेंट का केस आ गया है, तो क्वेश्चन में अगर वो कहे कि मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बता दें, तो आप कहेंगे कि विद रिप्लेसमेंट हो या विद आउट रिप्लेसमेंट हो, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल टू द मीन ऑफ पॉपुलेशन, हमेशा पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा।
अगर विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ये कह दे कि भाई वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बता दें, तो आप कहेंगे वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज इनटू अंडर रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये एक फैक्टर क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस फैक्टर को हम कहते हैं FPC, यानी कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। अब कैपिटल N का मतलब क्या है जी, पॉपुलेशन साइज। स्मॉल n का मतलब क्या है जी, सैंपल साइज। वैल्यूज दोनों की गिवन होगी। अच्छा, अगर कैपिटल N की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो फिर वो केस कौन सा हो सकता है? नंबर 1, जब इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी। फिर ही हो सकता है कि आपके पास n की वैल्यू ना हो, तब आप क्या पुट करेंगे, तब आप इस पूरे फैक्टर की जगह FPC वाला, ये जो n माइनस 1 ओवर n माइनस n ओवर n माइनस 1 अंडर रूट में है, इसकी जगह आप 1 उस वक्त पुट करेंगे, पुट इज इक्वल टू 1, जब या तो पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि कैपिटल N का पता ही ना हो, कैपिटल N इज अननोन, या N आपका टू लार्ज, पॉपुलेशन साइज जो है वो टू लार्ज हो, यानी कि सैंपल 5% से भी क्या होना चाहिए, लेस, मतलब कि 5% से भी लेस चला जाए, सैंपल साइज 5% से भी लेस हो, तो इसका मतलब है कि वो बहुत माइनर सैंपल साइज ले रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो फिर भी आप इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे इस पूरे वेक्टर की जगह। और अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ड आ जाए विद रिप्लेसमेंट का, तो भी आप क्या कर देंगे, इस पूरे वेक्टर की जगह 1 पुट कर देंगे। अगर 1 पुट करेंगे तो ये इनडायरेक्टली ऊपर वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा। आप एक ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, तो समझे कि आप जब विद रिप्लेसमेंट आ गया तो वेक्टर की जगह 1 पुट करेंगे, तो वो आपका विद रिप्लेसमेंट में ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर तीसरी रिक्वायरमेंट आ जाए और वो आ जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अंडर रूट n इनटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1। ये विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई होगा FPC वाला, और वो भी तब होगा जब n स्मॉल होगा, यानी कि पॉपुलेशन साइज 5% से, सॉरी सैंपल साइज 5% से ज्यादा होगा, या n नॉन होगा, n का पता होगा, और क्वेश्चन विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ होगा तो लगाएंगे। अगर विद रिप्लेसमेंट के साथ है 1 पुट कर देंगे, अगर n का पता ही नहीं है तो 1 पुट कर देंगे, अगर n का पता है लेकिन n साइज ही बहुत बड़ा है, यानी कि 200 पॉपुलेशन साइज है और सैंपल साइज 3 का है, तो भाई वो तो उसका क्या बनेगा, 0.15 या 1.5% बन रहा होगा, तो ये तो बहुत कम परसेंटेज बन रही है, तो फिर भी आप इस पूरे वेक्टर की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये आप अगर विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आ जाएगा तो फिर आप इसे ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब इसकी असाइनमेंट की तरफ आते हैं। मतलब ये सैंपलिंग के क्वेश्चन यहां तक हैं, लेकिन इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, सैंपल एरर या सैंपल साइज, सैंपल एरर का, सॉरी स्टैंडर्ड एरर। अभी हमने बात की कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अंडर रूट एन, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन ना हो तो स्टैंडर्ड हमें क्या कहते हैं कि हम क्या पुट कर लेंगे, इसकी जगह पर 1 पुट कर देंगे, ये हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करूंगा तो 1 ओवर अंडर रूट n बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ये उस वक्त बनेगा जब n गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन नहीं होगा, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला 1 ओवर अंडर रूट n भी
बन सकता है। अच्छा, अब अगर देखें तो स्टैंडर्ड एरर का इस सैंपल साइज के साथ रिलेशन क्या बन रहा है, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स रिलेशन बन रहा है। अगर मैं एक क्लास में से कुछ 4 से 5 बच्चे उठाऊं और उनसे सबक सुनूं, ना आए, और मैं कह दूं पूरी क्लास को नहीं आता, तो ये मेरा इसमें कोई एरर होगा या नहीं होगा? हो सकता है, मतलब कुछ बच्चे याद करके आए हो लेकिन मैंने पूरी क्लास के बारे में कह दिया कि किसी को नहीं आता, जस्ट थोड़ा सा सैंपल देख के ही। अब अगर मैंने अपना एरर रिड्यूस करना है तो फिर मुझे सैंपल साइज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर मैं सैंपल साइज को बढ़ाता हूं तो मेरा स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन तो हो गया। और अगर मैं सैंपल साइज रिड्यूस कर दूंगा तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि वो स्टैंडर्ड एरर में सैंपल साइज को 45 से 70 तक लेके जा रहा है, तो अब सैंपल साइज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, इंक्रीज। 45 से 70 पे गया है तो इंक्रीज हुआ, सैंपल साइज इंक्रीज हुआ। जब सैंपल साइज इंक्रीज हो गया तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज हो जाएगा। अगर तो सिर्फ इतना पूछा हो कि भाई बताएं स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो आप बता देंगे कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सैंपल साइज इंक्रीज हो रहा है। और अगर वो कह दे कि 75 से 40 पे आ गया है, अब सैंपल साइज क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हुआ तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो रिलेशन में है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछ ले कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है या कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इसके लिए हम एक ही क्वेश्चन ये बना लेते हैं, 70 और 45 दोनों केस इसमें कवर हो जाएंगे, केस ए बी और केस बी। अब ये मेरा पहला सैंपल यानी कि N1 और ये सैंपल बाद में N2। अब अगर मैंने इसका एरर चेक करना है कि N1 का एरर कितना होगा, तो क्या लिखा जाएगा, 1/45। आंसर क्या आया, बताएं जी। और अगर मैं बात करूं 1/√70 की, तो 119। अब देखें दो केस है। अगर मैं अल्फा सॉल्व करता हूं तो क्या हुआ, 45 से 70 पे आया, 70 न्यू है, तो फॉर्मूला परसेंटेज में चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई 100। अब न्यू वैल्यू ये 70 वाली क्या है जी, 0.119 माइनस 0.149 डिवाइडेड बाय 0.149 इंटू 100, आंसर 20.1। चलिए, ये जो 20.1 मैंने लिखा है ये माइनस में है, वहां क्या आएगा, डिक्रीज फ्रॉम 20.1%, या इसके साथ ब्रैकेट लगा देगा तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही होगा कि ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, अगर वो कह दे कि इंक्रीज हो रहा है, देखिए रिलेशन में यही है कि एन इंक्रीज हुआ, 40 से 70, 45 से 70 पे आया, तो वो डिक्रीज तो होना था, लेकिन कितने परसेंट से हुआ वो हमने बता दिया कि 20.1% से हुआ। अच्छा, अगर बी आ जाए तो बी के अकॉर्डिंग 70 आपका न्यू है, और सॉरी ओल्ड है, 45 क्या है, न्यू। आप क्या करेंगे, 0.149 माइनस 0.119 डिवाइडेड बाय 0.119 मल्टीप्लाई 100। तो कोई बच्चा ये कह दे कि अगर इसका उलट कर दे तो सारी वही आंसर आएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चेंज हो जाएगा। तो बताएं कि क्या आंसर आया है बी रिक्वायरमेंट का, 25.2%। अब देखें कि सैंपल साइज डिक्रीज हुआ तो स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज हुआ, और कितने से इंक्रीज हुआ, 25.2% से इंक्रीज हुआ। और ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज हुआ था, स्टैंडर्ड सैंपल साइज इंक्रीज हुआ था, तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज हो गया, कितने परसेंट से हुआ, 20.1% से डिक्रीज हुआ। क्लियर है? ये एमसीक्यूज आने के चांसेस भी हैं अगर इस टॉपिक से आया तो। अच्छा जी, अब असाइनमेंट की तरफ इज्जत से आ जाए।
जी मुझसे पूछ लें। अच्छा नहीं जी। सर ये हम कैलकुलेटर से मतलब इसका जो है पॉपुलेशन फिर से बताई हुई है हमें 2 4 6 10 हाँ बस कैलकुलेटर में डाल दें x की जगह जी। फिर वो आ जाएगा। हाँ पॉपुलेशन, वहां से पॉपुलेशन का डाटा डाल दिया, मीन निकालें, वेरिएंस निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। वो किसका निकलेगा? पॉपुलेशन का। फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख लें कि क्या है। अगर रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है तो फिर आप क्या लेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। सर फिर नॉर्मली जैसे हम पेपर 8 में वेरिएंस और निकाले थे स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ वो भी कैलकुलेटर से निकालेंगे। नहीं ऐसा मुझे ये बात समझ आ रही कि जो हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा था पेपर 8 में जी सैंपल का था कि पॉपुलेशन का था। अब देख लें कि जो साइन आप साथ में लगाएंगे वो उसी का ही था। यही तो है कि उसमें कोई आइडेंटिफाई नहीं किया। आइडेंटिफाई यहां कर रहे हैं क्योंकि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहां है। यहां से ही तो देखना है कि सैंपल ये हमारे पास है या पॉपुलेशन है। वहां ये था कि जस्ट वेरिएंस निकाल दें, जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दें, जो गिवन कर दिया उसका। भाई जो भी उसने गिवन कर दिया है उसे पॉपुलेशन अज्यूम करें या उसे आप क्या अज्यूम कर लें? स्टैंडर्ड डेविएशन कर लें। वो तो डिनोशन साइन ही आपने लगाने ना, डिनोटेड, तो आंसर तो सेम ही रहेगा। आप उसे एस स्क्वायर से कर लें या आप स्टैंडर्ड डेविएशंस, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि उसने क्या बताया है, इसीलिए हमने वहां का क्या कहा था कि दोनों ही आप साइन यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर आंसर दोनों का क्या देगा? चैप्टर नंबर 8 में सेम देगा, चाहे वो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन हो या वेरिएंस ऑफ आपके पास स्टैंडर्ड नहीं, वेरिएंस ऑफ सैंपल हो या वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन हो। चैप्टर नंबर 8 में दोनों का आंसर सेम ही है। अच्छा जी। कोवेरियंस नहीं, इतना चहेता कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 रीड करें। रैंडम सैंपल्स ऑफ 40 आइटम्स। एन कितना है जी? कैपिटल एन कितना है जी? कैपिटल एन कितना है जी? ओ भाई सैंपल सैंपल सैंपल, तो ये स्मॉल एन होगा 40 का। विद रिप्लेसमेंट है तो भाई n-1, n-n वाला फैक्टर तो एफपीसी तो ग्यू। तो यहां पर क्या आएगा? या तो आपने उस फॉर्मूला से किया तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, अदरवाइज आप विद रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं है। इफ वेरिएंस इज 85, ये वेरिएंस है, किसका वेरिएंस है? पॉपुलेशन का या स्टैंडर्ड उसका सैंपल का? भाई डेटा सैंपल का पीछे बता रहे हैं 40, तो ये भी किसका होगा? सैंपल का। तो यहां पर इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस स्क्वायर से। ये वेरिएंस आ गया। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन वुड बी। अब स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला उसका क्या है? उसका तो फॉर्मूला है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। एक स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर में ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, यानी कि ये स्टैंडर्ड एरर बन गया या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बन गया, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब हमारे पास किसका वो दिया हुआ है? वेरिएंस दिया हुआ है। हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए वेरिएंस दिया है, वेरिएंस के ऊपर स्केयर है, स्केयर खत्म करना है। वेरिएंस के ऊपर स्केयर है तो खत्म करना है तो क्या लेंगे? अंडर रूट, क्योंकि वेरिएंस के ऊपर पर्दा डालेंगे तो क्या बन जाएगा? तो भाई डाल दें पर्दा, क्या बना? 9। तो ये आपके पास आंसर क्या बना है? लेकिन ये किसका बनेगा? उसके ऊपर स्केयर आएगा? एक मिनट।
एस स्क्वायर है तो फिर ऐसा आएगा। नहीं, ये वेरिएंस है। तो वो ऐसा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो ये 9 आ गया, 9 ओवर अंडर रूट 40। आंसर आपका ऑप्शन बी। इसके लिए आपको कंप्लीट वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। 206 अभी मैंने 206 करवाया ही नहीं आदिल भाई, अभी तो मैंने एस्टिमेशन करवाई नहीं। वो एस्टिमेशन का क्वेश्चन है कि आपको सैंपल दिया है और आपने पॉपुलेशन बतानी है, वो एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। अभी हम पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद है जी 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 इस साइड पे आज 23 मारे छन। ये तो वेरिएंस है। देखिए ये वेरिएंस का सैंपल क्या है ना, एक ना 24 हो जाएगा। ये वेरिएंस सैंपल क्या है ये वाला। हाँ तो फिर हमें मालूम करने के लिए चाहिए उसका पॉपुलेशन का। हाँ। तो फिर इसका स्केल लेंगे तो जो आएगा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन वो तो सैंपल का ही आएगा ना। एस स्क्वायर लिखा है उधर आपने से वो एक मिनट, लिख एक- दिया, वहाँ एक पे एस लिख देते हो बस ना। या फिर वहाँ पे सिग्मा स्क्वायर। एक मिनट, इससे मैं कर देता हूं। बात ही खत्म, खत्म हो गई। क्यों नहीं खत्म हुई? अब तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, और इसे किससे कर देंगे? सिग्मा से, क्योंकि फिर इसके ऊपर कोई स्केयर वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं इसे कह दूं कि ये वेरिएंस नहीं है, मैं कर देता हूं ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। अगर मैंने इसे कन्वर्ट करना है तो ये क्या बन जाएगा? एक मिनट, सैंपल सर ठीक है, या दोनों में एस चूज करें या फिर दोनों में सिग्मा यूज करें। बस ये अच्छा वाला तो कर लेते, हाँ स्केयर लेंगे तो वही आएगा। उधर एस ठीक है। वो पूछना ये भी घुमा है रहे। कि फॉर्मूला ना सर, हाँ उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आती है, फिर क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। वो क्यों रहा? नहीं देखिए ना हमारे पास जो फॉर्मूला है मैं नहीं देख रहा। ठीक है वो फिर इससे जो है हमारे पास पॉपुलेशन का हमें चाहिए, तो ये अगर उसने वेरिएंस हमें जो दिए वो दिए सैंपल का। भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप इसकी जगह जो है ना ये वेरिएंस पॉपुलेशन का करना। तो ये वेरिएंस पॉपुलेशन का एक मिनट एक मिनट, ये वेरिएंस है, इसे कर ले आप पॉपुलेशन। बात खत्म हो गई, हो गई। चलो जल्दी बताएगा, मैंने कहा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, एग्जाम में प्रॉपर बताएगी। हाँ पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का स्केयर ले लेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएंस है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में चला जाएगा। साइन इक्वल करने हैं ना तो कर दिए, उधर से कर दिया उधर से। अब देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन सैंपल आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट इफ द सैंपल साइज इज मेजर्ड फ्रॉम 30 to 85। सैंपल साइज इंक्रीज हुआ, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा। आंसर के साथ डिक्रीज लिखा होना चाहिए, वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी। जब उसने डिक्रीज बता दिया तो इसका मतलब वो डिक्रीज में, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। ये वाला फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास 40.59% आंसर निकलेगा। इसके बाद a random sample of 30 items are drawn with replacement finite population if summation x minus x bar is equal to 1000 and standard error of the mean। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला है जी? यही फॉर्मूला विद रिप्लेसमेंट का। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगर देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का? समीशन यही होगा। अब जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो अब इसके लिए मुझे बताएं कि ये जो फॉर्मूला है इसके आप n-1 करेंगे या नहीं? जब आप बाय डिफॉल्ट निकालेंगे तो इसमें n-1, फिर सोच लें। नहीं 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 नहीं, इसमें n-1 लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं माइंड में आया
लेकिन वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में लगेगा। करवाया था ना, उसमें आपका -1 लगेगा, क्योंकि जब भी आप निकालेंगे उसमें भी ऐसे ही आप निकाल रहे होंगे, इसमें भी, लेकिन -1 वाला फैक्टर जो है वो किस में लगेगा? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में लगेगा। तो यहां पर आप n करेंगे। अब इसे सॉल्व करें तो वैल्यू उसने दी हुई है। अब आंसर n कितना है जी? 30। आंसर बता दें जी। सॉल्व करें। 1.054। फिर आ गया जी 60 to 40 डिक्रीज हो रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होना चाहिए, तो वो हो भी रहा है। इसके बाद रैंडम सैंपल, सैंपल कितने? 18 का, n 18। उसके बाद विद रिप्लेसमेंट वेरिएंस 30, स्टैंडर्ड एरर 1.290। अब ये आंसर आपने देखना है कि क्या ये जो निकला हुआ आंसर है ये ठीक है या गलत है। आप क्या करेंगे? फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर का, अब फॉर्मूला, अब वेरिएंस है तो क्या करेंगे? वेरिएंस को अंडर रूट, एक साथ ही ले लेते हैं, क्या याद करेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसे कर सकता हूं मैं? ओ नहीं कर सकता। रोशनी डालें जरा लेजर लाइट से। नहीं, ये जो मैंने किया अंडर रूट 30/18, हमारा तो फॉर्मूला ये है। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर अलग से लेना है, तो चलें जी, ये रूल पास हो गया, ये हम कर सकते हैं। आंसर क्या निकला है? 1.290, तो मतलब ये ट्रू है। इसके बाद ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एरर के फॉर्मूलाज भी यहीं पे ही करवा दूं, लेकिन उसमें प्रोपोर्शन आता है, वो एस्टिमेशन के बाद ही करवा लें। इसके बाद आगे ये भी उसी का ही है। बस अब आते हैं हम वापिस एस्टिमेशन की तरफ। अब एस्टिमेशन की तरफ आते हैं, और एस्टिमेशन में आपने क्या करना होगा? आपने सैंपल से पॉपुलेशन का आंसर करना होगा। जैसे पहले आपने पॉपुलेशन से सैंपल का आंसर किया था, और अब सैंपल से पॉपुलेशन का आंसर आप करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एस्टिमेशन कहलाएगा। और एस्टिमेशन यानी कि अंदाजा लगाना, और हमेशा से सही हो सकता है? नहीं। अब इसका एक फॉर्मूला समझ लेना है, एग्जैक्ट वैसे समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वैसे तो है तो रटे वाला ही, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा कि सैंपल से पॉपुलेशन निकालना है, तो पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे। मीन निकालेंगे पॉपुलेशन का, किसके बराबर होगा? मीन ऑफ सैंपल, यानी कि सैंपल के मीन की मदद से आंसर दे रहे हैं पॉपुलेशन का, प्लस क्या? ये जो हमने आंसर दिया है, हमारा कोई कॉन्फिडेंस लेवल होगा जिसकी बेस पे हमने ये आंसर दिया होगा? क्या वो एग्जैक्ट हमेशा सही होगा? नहीं, उसमें कमी बेशी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो प्लस माइनस जी, ये एक जी स्कोर है जो कि कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बताएगा। α/2, इस α/2 का मतलब है कि ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि ये 2 टेल आपके पास स्कोर लगेगा। जैसे आपने जी स्कोर निकाला था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी, तो वहां पर आप क्या करते थे? उसे दोनों तरफ से कट कर देते थे, तो इसका मतलब होता था कि α/2।
इनकी वैल्यूज आपको 4 ही आएंगी और वो चारों वैल्यूज आपने याद कर लेनी है, या आप क्या करेंगे उन्हें टेबल से निकाल लेंगे। मैं दोनों वेज से आपको बता दूं। अब इनटू ये जो आपने कॉन्फिडेंस लेवल दिया, इसमें कमी पेशी भी हो सकती है, लेकिन भाई जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है कहीं ना कहीं उसमें एरर भी तो हो सकता है, तो आप इनटू एरर कर देंगे कौन सा, स्टैंडर्ड एरर। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला बना है ये किसका फॉर्मूला बन गया, एस्टिमेशन का फॉर्मूला बन गया है। आप जब भी उसे सॉल्व करेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे होंगे। ये वाला आपका रिप्रेजेंट करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, 2-3 दिन तक ठीक है ना यार। वो कार्ड मेरा फंसा है उसके अंदर, पेटीएम के अंदर। मैं भी गया हूँ तो ये लेके आया, ठीक है। कितने दिनों से स्टोरी तैयार की थी, कितने दिनों से स्टोरी नहीं अल्लाह नहीं चाहिए। नहीं कार्ड फंसने वाला तो फौरन माइंड में आ जाता है कि यार ये भी अच्छा हो रहा है। सर ये मैंने कजन से मंगवाया, कार्ड बेबे से फंसा, वो मैं जाऊंगा तो अच्छा मैं समझा एटीएम में, वो वालदा के पास। सर वो ड्रेस वाला उनका सारे अब तो जाहिर सी बात है मैं भी रमजान के लिए इकट्ठे कर, ठीक है। और जोहर है, अब वो भी जा रही है प्राइस हाँ आप जाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ये आपके पास क्या है जी, सिग्मा, यानी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है। अगर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन या वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन या डेटा जिसकी मदद से आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, तो फिर आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं गिवन, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं होगा तो फिर भाई क्या गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल या वेरिएंस ऑफ सैंपल, या वेरिएंस ऑफ सैंपल या ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल, यही कुछ हो सकता है ना। फिर अगर कुछ ऐसा आ जाए और आपको ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल दे दे, फिर अगर उसकी मदद से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो फिर आपको -1 का फैक्टर यहां लगाना पड़ेगा। तो एस्टिमेशन से ही शुरू हो जाएगा कि अगर आपको खुद से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल या वेरिएंस ऑफ सैंपल निकालना पड़ जाए ऑब्जर्वेशन से, तो फिर दो फॉर्मूलाज हैं। ऑब्जर्वेशन से स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालने के दो फॉर्मूलाज, नंबर 1 समीशन एक्स, ये एक तो ये है, दूसरा क्या है, n-1। अब ये डायरेक्ट दोनों ही कैलकुलेटर से निकल सकते हैं। कैलकुलेटर में नंबर 4 पे आप देखेंगे तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो जो आपके पास निकलेगी वो किसकी निकलेगी, सैंपलिंग एस्टिमेशन की निकल रही होगी, n-1 वाले फैक्टर की निकलेगी। अच्छा अगर ये गिवन नहीं है तो फिर ये गिवन होंगे। फिर आपने देखना है कि n लेस ग्रेटर देन 30 है या n लेस देन 30। भाई ये तब देखेंगे जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, मतलब जिस से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू निकल सकती है, अगर वो नहीं है तो फिर आपने n देखना है। फिर n देखेंगे क्या वो लेस देन 30 है या ग्रेटर देन 30 है। अगर तो ग्रेटर देन 30 है तो फिर भी आप क्या करेंगे, जी स्कोर वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे कि मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ √n। बस यहां पर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल आ जाएगा। और अगर लेस देन 30 है तो फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2
n-1 into standard deviation over under n। क्या हुआ है? ये जो G2 है ना, इसके लिए भी हम n-1 नहीं, सिर्फ t के लिए, सिर्फ t के लिए n-1 आप कर रहे होंगे। इसका जब आप निकालेंगे, इसके लिए n-1 होना जरूरी है। z के लिए आप n-1 नहीं, सिर्फ t डिस्ट्रीब्यूशन में n-1 करेंगे। पॉपुलेशन सैंपल का भी नहीं, सैंपल में भी जब n 30 से लेस होगा तब n-1 करेंगे। अब ये दोनों भी फॉर्मूलाज हो गए। अब आते हैं किसकी तरफ, बल्कि इनकी वैल्यूज देख लें पहले। अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया है 90%, इसका मतलब है कि फिर रिस्क लेवल कितना होगा? 10%। अगर कॉन्फिडेंस लेवल दिया 95% तो रिस्क लेवल 98, 1%, 99%। होश में बैठे। अब या तो कॉन्फिडेंस लेवल दे देगा या रिस्क लेवल दे देगा, और अगर खामोश होता है 35%। सर जी डिस्ट्रीब्यूशन में n-1 ना करने की वजह, सर जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन में n-1 करने की वजह, उसकी कोई रीजन? भाई जो रूल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो बनाए होते हैं, हमने वो ही फॉलो करने हैं। ऐसे तो वजह ढूंढेंगे तो 0 फैक्टोरियल की वजह, उसका आंसर भी 1 आता है। 1 फैक्टोरियल, उसका आंसर भी 1 आता है। कोई वजह, क्या वजह है? वो गंदी हो सकती है, जिसे कहते हैं ना गंदी वजह वाला, ये वही हो सकती फिर। जैसे कह दें कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और a की पावर उसके ऊपर कुछ ना हो तो 1, कैसे? नहीं पता। प्लस 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 क्यों? नहीं पता। माइनस माइनस प्लस क्यों? नहीं पता। सर जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ये भी कोई रूल्स बना के मर गया? नहीं, मैंने कहा शायद थोड़ा सा और अटैक कर। अच्छा, अब हमारे इधर है टू टेल। अभी तक मैं टू टेल की वैल्यूज ही लिखवाऊंगा। टू टेल की अगर 90% है तो 1.65, 1.96, भूल गए थे, 2.33, 2.58। अगर किसी को कोई मसला है कि ये वैल्यूज कैसे निकली है तो वो मुझे बता दे, मैं एक वैल्यू निकाल देता हूं, बाकी आप फिर खुद निकालते रहिएगा। नहीं है? चले, अच्छा ये वैल्यूज हम यूज करेंगे। और अगर बाय डिफॉल्ट अल्लाह ना करे क्वेश्चन देते हुए उसे नींद आ जाती है और कोई वैल्यू वो नहीं बताता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, तो फिर क्या अज्यूम करेंगे? 95%। ये बाय डिफॉल्ट आप इस्तेमाल करेंगे 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अब वापिस आते हैं ऊपर इनके क्वेश्चंस की तरफ। अब आदिल साहब क्वेश्चन आ गया वही, इसकी की मैंने ठीक कर दी है, ये वाली की गलत है। क्वेश्चन नंबर 206 की मैंने ठीक कर दी है, ये वाली गलत है। अब देखें जी, कंसीडर दी फॉलोइंग सैंपल, कंसीडर दी फॉलोइंग सैंपल। अब सैंपल दिए हुए 4, 9, 5, 6 एंड 2 विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल। पॉपुलेशन मीन इज बिटवीन, पॉपुलेशन का मीन क्या होगा? अब देखें, क्या कोई उसने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन दिया? नहीं, उसने डायरेक्ट सैंपल दे दिया। उसने कहा इसकी मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकाल लो। लेकिन यहां निकालेंगे तो n कितना है? क्योंकि सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है? नहीं है तो फिर n देखेंगे लेस देन 30 है या ग्रेटर देन 30? भाई 30 या है ही 5.5 है,
तो लेस देन 30, अब लेस देन 30 है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टी है, तो जो भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगी वो n-1 से निकलेगी। तो फिर आप क्या लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर में, वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर में, मोड नंबर 3 नंबर 1 पुट कर लें जी, 4 9 5 6 2, एसी शिफ्ट 1 नंबर 4 और नंबर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया है जी 2.58। अगर आप लेते हैं नंबर 3 वाला तो वो वाला देख लें जी 4 नंबर 3, तो ये आपका गलत आंसर निकलेगा। इससे निकाल के देख लें, गलत से की बनी हुई है और ये की भी अंदर रहेगी और करेक्ट वाली भी मैंने डाल दी है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकलेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब फॉर्मूला क्या लगेगा जी, मीन इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 इंटू n-1 और स्टैंडर्ड डेविएशन और अंडर रूट n। अब मीन कितना है जी 5 पॉइंट नहीं, मीन 5 पॉइंट, ठीक है, मीन निकाल लिया सैंपल का, इसी से मीन निकालेंगे, नंबर 1 पे मीन पड़ा होगा 5.2 प्लस माइनस, अब कॉन्फिडेंस लेवल मैंने टी की वैल्यू ही नहीं लिखवाई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल से जाके देखनी पड़ेगी क्योंकि हर दफा सैंपल साइज चेंज हो सकता है। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे n-1 करेंगे, n-1 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कितनी वैल्यूज है 5 -1 करेंगे तो आंसर 4। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 में जाके आप कॉन्फिडेंस लेवल कितना 95, तो टी की वैल्यू ढूंढेंगे और टेबल्स 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 बैच 5 में पढ़े थे कि 1 में, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और 2 टेल है क्योंकि भाई अल्फा बाय 2 है, 2 टेल है क्योंकि 1 टेल सिर्फ इस्तेमाल होगा तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में लेस देन या ग्रेटर देन के केस में हो सकता है, अदरवाइज और कहीं पर इस्तेमाल नहीं होगा। और काय स्क्वायर में जो है वो आपका क्या लगेगा 1 टेल लग रहा होगा, लेकिन काय स्क्वायर का टेबल अलग है। अब ये 2 टेल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है जी 4, क्योंकि नंबर्स टोटल 5 तो n-1 आंसर 4, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में 4 में आएंगे। 2 टेल है आपके पास और 2 टेल में ये 0.1, इसका मतलब 95%, 98%, 99%, और हमें क्या चाहिए 95, इज्जत से ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे 2.7764, 2.7764। अब वैल्यू पुट करते हैं जी 2.7764 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला 2.58 अंडर रूट 5, आंसर 8.41 और इधर 1.9, आपका ये करेक्ट आंसर होगा। यही मैंने बताया था पहले भी, यही बताया था ना। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब ये वाला क्वेश्चन करें जी। इसमें देखें मीन भी कैलकुलेट करना है, ये वाला आंसर गलत है, इसका भी आपने क्या करना है नंबर 4 वाला स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे और फिर वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5, तो n-1 वो आपकी वैल्यू वही रहेगी 2 पॉइंट, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल भी 95 है तो फिर वही रहेगी 2.77 वाली। मीन निकालेंगे
और इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेक करें जी। वो कहते हैं इफ सैंपल साइज n इज इक्वल टू 10 डिटरमाइन द टी वैल्यू फॉर टू टेल इज एट 98%। तो टेबल में जाएंगे, 10 नंबर्स 10 है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1। आप क्या करेंगे, n-1 करेंगे तो 10-1 आंसर 9 पे चले गए, टू टेल में जाएंगे 98% में, 98% टू टेल, ये नीचे आएंगे 2.8214 2.8214। अच्छा, इसके बाद ये एरर्स आपसे सैंपल साइज के बारे में भी बाज़ औक़ात पूछ लेता है। आपको सारा डेटा गिवन करके कहेगा जी भाई आप मुझे ऐसा करें कि सैंपल साइज बता दें, क्या होगा। तो भाई एन कैलकुलेट करने के लिए दो शॉर्टकट फॉर्मूलाज याद रख लें। एन इज इक्वल टू जी अल्फा बाय 2 इनटू ई होल स्क्वायर। एक ये है जब किसके केस में होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में, और अगर प्रोपोर्शन के केस में आ जाए तो फिर जी अल्फा बाय 2 अंडर रूट पी क्यू होल स्क्वायर। अब यहां पर ये जो ई है ये आपका कहलाएगा, जो क्वेश्चन के अंदर +-2 +-3 +-1 और पेपर में ऐसे मोस्टली 5 तक जाता है, +-1 2 3 4 5 और ज्यादा रिपीटेड वैल्यू में 1 और 3 आता है। तो ये आपको एरर में देगा। अगर ये नहीं देगा तो फिर मीन की वैल्यू गिवन होगी, मीन ऑफ सैंपल की और मीन ऑफ पॉपुलेशन की। फिर आप कैसे निकालेंगे, अगर ये गिवन नहीं होगा तो फिर मीन माइनस म्यू करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका ई का आंसर होगा। फिर क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन कर देगा, लेकिन मोस्टली ये प्लस माइनस में आपसे पूछ रहा होता है। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर अ सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉइज, उनका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके अलावा सैंपल साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल साइज, कॉन्फिडेंस इंटरवल, मीन प्लस माइनस 2 पाउंड, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल की। अब आपको सिर्फ जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या इसमें भी प्रोपोर्शन था? नहीं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सैंपल साइज। आपको स्मॉल एन कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है जी, एन जी अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर ई होल स्क्वायर। अब यहां पर जी की वैल्यू 99% है, 99% की 2.58 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर आंसर 206 में कॉन्फिडेंस है, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सिग्निफिकेंट लेवल नहीं लिया, लेना होता क्या। क्वेश्चन 206 देख लेते हैं। क्वेश्चन 206 में कॉन्फिडेंस लेवल उसने दिया है 95%, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सिग्निफिकेंट लेवल नहीं लेना होता क्या। भाई देखें, अगर आपने 95% लिया है तो मैंने देखा किसमें है, 5% में, तो वो सिग्निफिकेंट में ही गया हूं मैं, जिसे कि रिस्क लेवल भी कहा जाता है। तो मैं 5% में ही जाके देखा है। वो तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये वैल्यूज जस्ट क्या की, आप लोगों की आसानी के लिए जस्ट ये वैल्यूज मैंने कन्वर्ट कर दी कि भाई यहां पर ये जो है ये 98% है, यहां पर ये 95% है, उनका सिग्निफिकेंट लेवल ये दिया हुआ है। मैंने ये आसानी के लिए ये इन्हीं की वैल्यूज है,
कि ये 10% कॉन्फिडेंस है तो ये 90% कॉन्फिडेंस है, तो ऊपर वाला सिग्निफिकेंट यानी कि रिस्क लेवल 0.1% है। इतना बुला के आगे से कहते हो किस बस। अच्छा जी, हाँ ओ अच्छा ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें भी सेम स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है गिवन है, उसके बाद 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना है और आपने क्या कर देना है, प्लस माइनस जो भी होगा उसे डिवाइड करवा देना है और उसका स्केल लेना जी। अब देखें अ सैंपल ऑफ 100 इंप्लॉइज, अब ये सैंपल 100 इंप्लॉइज का है, लेकिन हम दोबारा भी तो फिर सैंपल ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर ये कौन सा सैंपल होगा? ये उस 100 में से जो सैंपल निकाला जाएगा उसका होगा, तो फिर ऊपर वाला खुद ब खुद क्या बन गया बस। मतलब इस पूरी क्लास में से 15 बच्चों को बाहर निकालो तो वो क्या होंगे सैंपल, पूरी क्लास के अकॉर्डिंग वो 15 क्या होंगे सैंपल। अब उन 15 में से मैं 10 को पीछे रख दूं, आगे कहूंगी 5 आगे चले जाए, तो वो उनमें से फिर क्या होगा सैंपल, और वो पीछे जो बच जाएंगे वो क्या होंगे पॉपुलेशन। तो इनकी नजर में तो ये सारे सैंपल थे, जो इधर से गए थे वो सारे ही सैंपल थे, लेकिन उनको मजीद आगे मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, जिससे कि आप क्लस्टर सैंपलिंग भी बाद में कहेंगे, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ फाइल है ये उसमें ही आ जाएगी, पॉपुलेशन बन जाएगी रिमेनिंग। अच्छा जी अगला, हाँ ये वाला क्वेश्चन प्रोपोर्शन में है, और प्रोपोर्शन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो कहता है सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट। इसका मैंने फॉर्मूला करवाया नहीं क्योंकि प्रोपोर्शन का बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन लगता है। प्रोपोर्शन 400 है, सैंपल n 400, इनमें से मेल कितने हैं, तो फीमेल 150 नहीं, रिमेनिंग क्या होगी फीमेल होंगी। अकल से काम लें ना, रिमेनिंग होंगी ना जो 150 बचती हैं। हाँ वी कैन से विद 95% कॉन्फिडेंस, 95% कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि रिमेनिंग कौन है फीमेल, कितने 150। द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ मेल, अब ये उसका फोकस किसकी तरफ है, प्रोपोर्शन किसका देखना है मेल का। अब वो मेल का प्रोपोर्शन देखेगा तो हमारे लिए पी क्या हो जाएगा मेल, तो मेल टोटल कितने और पॉपुलेशन कितनी, आंसर पी कितना निकला 2 पॉइंट, और रिमेनिंग का कितना निकला 0.375। अब ये पी और क्यों निकल आया है, अब आप 95% कॉन्फिडेंस भी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1.96। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, मीन इज इक्वल टू, अब मीन इसके लिए क्या होगा, इसमें मीन आएगा नहीं, इसमें कैपिटल पी, जो कैपिटल पी है वो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू स्मॉल पी, यानी कि ज्यादा पी और थोड़ा पी, जो थोड़ा पी है वो किसका है सक्सेस, और सैंपल का जो कि हमारी सक्सेस भी है, जिसको हम आइडेंटिफाई भी करना चाहते हैं। फिर प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 इंटू अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। अब ये प्रोपोर्शन के केस में फॉर्मूला लगेगा, प्रोपोर्शन का बहुत रेयर केसेस में आता है। अब कैपिटल पी इज इक्वल टू स्मॉल पी, आंसर कितना निकला 0.625। बस ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है कि जो पेपर में सक्सेस मांगा होगा आप वो पी पुट करेंगे, बाकी इधर तो आपने दोनों पुट करने हैं भाई, वो 0.325 मल्टीप्लाई करवा दें 0.625 से, या 0.625 मल्टीप्लाई करवा दें 0.375 से, आंसर क्या निकलेगा सेम ही निकलेगा। प्लस
माइनस 1.96 इंटू अंडर रूट 0.625 इंटू 0.375 डिवाइडेड बाय 400। आंसर यही है। चैलेंज, हाँ बस जाना ही है। अब रिस्क लेवल यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब आगे ना वही बात कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली रिस्क लेवल को ही कहते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली किसे कहते हैं? रिस्क लेवल को। और इसको दूसरा नेम क्या है? इज आल्सो सेम एज या अनदर नेम इज इनवर्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल का इनवर्स रिस्क लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन 98 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे आप इन्हें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? एक मिनट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक मिनट अब देखें फॉर्मूला वही बनेगा, ऑप्शन ठीक लगा हुआ लेकिन इसे समझ लें। वो कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो क्या बना आ जाके यही, ये किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? अगर ये ना दिया हो तो क्या बनेगा? 1 बाय डिफॉल्ट, ये भी तो वही है ना, तो बाय डिफॉल्ट 1/√n भी तो स्टैंडर्ड एरर ही है। इनवर्सली मतलब होता है स्टैंडर्ड। एक मिनट, फिर इसे मीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि 1/√n पूरी जो वैल्यू है ना ये पूरी। एक मिनट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सैंपल साइज के, ये सैंपल साइज के है और सैंपल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्टैंडर्ड एरर के। लेकिन एक मिनट यहां पर वाकई ही इशू है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन बनता है। अगर इनवर्स में देखा जाए तो फिर क्या बनेगा? ये बल्कि उसके डायरेक्ट यही है ये आंसर। ये 1 देखें इसके, ठीक है ये देखें, ये फॉर्मूला बना आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर √n। अब ये इसके इनवर्सली है या नहीं है? अब जब आप इसको ये 1/n देखेंगे तो 1/n बेसिकली किसके इक्वल है? स्टैंडर्ड एरर के। तो बाय डिफॉल्ट वो भी तो फिर उसी के इक्वल होगा ना। देखें यहां यार, ये मेरी बात सुने, ये अब इसको कंपेयर करें कि ये उसकी इनवर्सलिटी आ गया या नहीं आया। अब ये क्या निकला? ये बेसिकली फॉर्मूला किसका? ये अब आपके पास 1/√n आया। ये किसका फॉर्म? ये वैसे अभी तक इनका रिलेशन आपस में देखें तो क्या बनता है? इनवर्स बनता है। अब ये जो मैंने 1/√√ लिखा है तो ये नीचे ही है, लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला की जगह 1/√n की जगह लिखूं इसका फॉर्मूला, या इसको, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बनेगा? स्टैंडर्ड एरर। क्या बनेगा? जो स्टैंडर्ड एरर है ना, हाँ, अगर वो √n होता ना फिर कोई इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वो ऐसा दरअसल में 1/√n है। ये जो पूरी टर्म है ना, ये तो डायरेक्टली क्योंकि ये पूरी टर्म है या फिर इसकी की में एरर, और बाकी ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया और टाइम भी कंप्लीट हो गया। किसने कहा? Is it necessary to consider all the population in an observation?
ये क्या जरूरी है कि हम कंसीडर करें कि पॉपुलेशन तमाम ऑब्जर्वेशन? नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप ये कहें कि आंसर क्या जो हमारा निकलेगा वो पॉपुलेशन के अंदर से ही निकलेगा, तो फिर ये ट्रू है कि जो भी आंसर होगा वो पॉपुलेशन के डाटा के अंदर ही फॉल करेगा। जैसे मीन का जो भी आंसर निकलता है वो मीन के जो भी वैल्यूज होती है उनकी कहीं ना कहीं वैल्यू के आसपास या उन्हीं वैल्यू में से कोई या उनके करीब करीब कोई आंसर निकलता है, वो भी ट्रू है। लेकिन अगर आप ये देखें कि क्या इट इज नेसेसरी, क्या ये जरूरी है टू कंसीडर ऑल द पॉपुलेशन इन एन ऑब्जर्वेशन, तो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हम कंसीडर करें। ऑब्जर्वेशन का मतलब सैंपल है, या ऑब्जर्वेशन का मतलब कि जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, अब वो सैंपल की भी हो सकती है, वो पॉपुलेशन की भी हो सकती है। अब जब तक बताएगा नहीं तो ये इसमें रिलेट भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अननोन है, वो नहीं बता रहा, खामोश है, तो फिर ये सेम स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 8 में चली जाएगी, क्योंकि वहां पर भी जो स्कोर या कुछ भी डेटा देता था तो खामोश होता था, नहीं बताता था कि वो पॉपुलेशन का है, नहीं बताता था कि वो सैंपल का है, तो हम उसे सैंपल ही ट्रीट कर रहे होते हैं वहां पे। क्यों ट्रू होगा? सैंपल, सर ऑब्जर्वेशन का मतलब सैंपल है या पॉपुलेशन? अगर सैंपल है तो फिर ये ट्रू है, क्योंकि पॉपुलेशन की अगर सैंपल इसे कंसीडर करेंगे तो फिर ट्रू है, क्योंकि आप पॉपुलेशन की कोई भी वैल्यू सैंपल मतलब सैंपल की कोई भी वैल्यू जो निकलेगी वो उसी पॉपुलेशन से ही निकलेगी, और आप अज्यूम करेंगे कि ये पॉपुलेशन का ही आंसर है या ये उसी से ही मिलता जुलता है, तो भी ट्रू होगा। तुम समझे? नहीं, वो समझिए। अच्छा चलिए, मेरा ख्याल है ओके करें। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी जी सर, the standard deviation of the assembly regime is equal to the standard deviation of the population divided by the square root of the sum। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, फॉर्मूला उसने वर्डिंग में कर दिया ना, बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे जी, सबको रमजान मुबारक एडवांस में, और फिजिकल वालों को भी। हाँ, क्योंकि आज तो पाकिस्तानियों ने चांद चढ़ा ही देना है, तो साफ ज़ाहिर है चढ़ा देंगे आज, क्योंकि आज सऊदीया हो चुका है ना। हाँ, तो हो चुका है, दुबई में नजर आ गया था, और अरब अमारात में, मुतहिदा अरब अमारात में भी नजर आ गया था, सऊदीया में भी इसका मतलब है कि फिर आ गया। और अगर वहां आ गया तो यहाँ ना भी चढ़ा तो चढ़ा दिया जाएगा, कहीं बादलों के पीछे होगा, और तरावियां वगैरह पढ़नी है, सुबह रोजा सबने रखना है, और इंशाल्लाह हम रोजे में क्लास आप भी लेंगे और मैं भी पढ़ाऊंगा, और सेम हमारी वही क्लास होगी, वही टाइम होगा। कोई नहीं सोचेगा कि शायद रमजान है तो क्लास ना हो, एज पर शेड्यूल हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी। खैर मुबारक जी, हम तो जरा लेट निकलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हम ईद का चांद होके निकलेंगे ना। अब कलर नजर आना शुरू, जब फिल्म एंड हो गई है अब कलर निकलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज बच्चों।